तीन राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत और तीनों राज्यों में बीजेपी के बड़े नेता किनारे लग गए। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर बता दिया गया कि आपकी राजनीति अब यहीं तक है। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे का सियासी भविष्य अभी भी अधर में अटका हुआ है। और अब सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बड़ी बंपर जीत के बाद भी अगर शिवराज और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली तो उन्होंने बगावत क्यों नहीं की? क्या महज बीजेपी के एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते ही इन दोनों का कहो या तीनों नेताओं का कहो कि बगावत का झंडा बुलंद नहीं किया, या फिर उनके बागी तेवर ना अपनाने के पीछे है बीजेपी के बागियों का इतिहास और उनके अंजाम? आखिर किसने रोक रखा है शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह की बगावत? आज बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज वाला का एनालिसिस शो। ले फिर आ गए, अब राज्य खुश है। तीन राज्यों के मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई है और कहा जाने लगा है कि इतनी बड़ी जीत अगर कांग्रेस की हुई होती और कांग्रेस के विस्थापित नेताओं यानी कि राज्य के प्रमुख नेताओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया होता तो कांग्रेस फूटकर कई दलों में बिखर गई होती। और यह सच भी है। ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी तो इसका साक्षात उदाहरण है, जिन्होंने कांग्रेस तोड़ी और अपनी पार्टी बनाई और अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बीजेपी में इसका ठीक उल्टा है। बीजेपी में जितने भी कद्दावर नेता बागी हुए हैं उसके बाद उन्हें फिर से बीजेपी की ही शरण में आना पड़ा, या फिर राजनीति में वो ऐसे हाशिए पर चले गए उन्हें सियासत से संन्यास ही लेना पड़ा। इसके सबसे बड़े उदाहरण गुजरात के बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल। 2001 में जब केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया तो 2002 के विधानसभा चुनाव में केशुभाई पटेल को विधानसभा का टिकट तक नहीं मिला था। हालांकि राज्यसभा के जरिए वो केंद्र की राजनीति में गए, पर 2007 में उन्होंने पार्टी से बगावत कर ली और विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने समर्थकों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। उन्होंने तब उस समय अपनी बीजेपी की सदस्यता भी रिन्यू नहीं करवाई थी और साल 2012 में बीजेपी को छोड़कर नई पार्टी बनाई, गुजरात परिवर्तन पार्टी। उससे चुनाव लड़े, अपनी पार्टी से जीतने वाले इकलौते विधायक थे। लेकिन जब यह तय हो गया कि नरेंद्र मोदी अब गुजरात की से नहीं दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे, तो ना चाहते हुए भी केशुभाई पटेल अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ कर लिया। एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी से उन्होंने बगावत की और बगावत करने के बाद उनकी राजनीति खत्म ही हो गई। बीजेपी के बागियों में एक बड़ा नाम आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का। जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का मतलब अटल और आडवाणी होता था तो 1999 में कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। कल्याण सिंह ने बगावत की, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, नाम रखा राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। हालांकि 3 साल में ही कल्याण सिंह को समझ में आ गया कि नई पार्टी के बूते और राजनीति में कुछ हासिल नहीं कर सकते। 2004 में उन्होंने फिर से बीजेपी में वापसी कर ली और लोकसभा का चुनाव भीलवाड़ा से लड़ा और जीत हुई। 2009 में फिर से बीजेपी छोड़ दी, खुद सपा का समर्थन किया और बेटे राजवीर तो पहले से ही सपा में शामिल हो गए थे। 2009 में एटा से सपा के समर्थन से निर्दलीय सांसद बने, लेकिन फिर मुलायम सिंह यादव से अनबन हुई, फिर अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, नाम रखा जन क्रांति पार्टी। लेकिन 2014 में फिर से बीजेपी में शामिल हो गए, बेटे को भाजपा ने सांसद बना दिया और कल्याण सिंह राज्यपाल बनकर सियासत कर रहे हैं। हालांकि बागी होकर कल्याण सिंह को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जैसे ही भाजपा के साथ आए वो सांसद बन गए, बेटा सांसद बन गया और वो राज्यपाल बन गए। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती की कहानी भी कुछ ऐसी है। 2003 में मध्य प्रदेश को सत्ता दिलाने वाली उमा भारती मुख्यमंत्री तो बनी, लेकिन 1 साल के अंदर ही उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। 10 साल पुराने एक मामले में जब उनकी गिरफ्तारी तय हो गई तो अगस्त 2004 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कुछ ही दिन बाद बीजेपी दफ्तर में लाल कृष्ण आडवाणी से झगड़ा होने के बाद उमा भारती को पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि संघ के हस्तक्षेप के बाद उमा भारती का निलंबन तो रद्द हो गया, लेकिन उमा भारती बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपनी बड़े तेवर अपनाए रखा। उनकी एक ही मांग थी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर उमा भारती को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए राजी नहीं था। नतीजा, उमा भारती को फिर से पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने नई पार्टी बनाई, नाम रखा भारतीय जनशक्ति पार्टी, और उसमें दावा किया कि उनकी पार्टी संघ के विचारधारा पर चलेगी और संघ के प्रमुख मोहन भागवत का उनकी पार्टी को समर्थन है। लेकिन इस पार्टी की बदौलत उमा भारती को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मजबूरी में उमा भारती जून 2011 में फिर से बीजेपी में लौट आई और फिर 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उमा भारती को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया उत्तर प्रदेश से। 2014 में उमा भारती सांसद बनी, मंत्री बनी। वो अभी भी बीजेपी में है, लेकिन उन्हें पता है कि बगावत से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आपको याद होगा झारखंड के मुख्यमंत्री रहे बाबूराम ब्रांडी भी पार्टी से बगावत कर चुके हैं। वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री पद से हटाने पर 2004 में सांसद बनने के बाद उन्होंने भाजपा के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार किया। 2006 में बीजेपी से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई, झारखंड विकास मोर्चा।
2009 में अपनी पार्टी से सांसद भी बने, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी राजनीति के केंद्र में आने के बाद बाबूराम मरांडी की सियासत खत्म हो गई और साल 2020 में बाबूलाल मरांडी बीजेपी में फिर से अपनी पार्टी का विलय कर लिया और अब वो झारखंड के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। बीजेपी के एक और बागी येदियुरप्पा को कोई भूल नहीं सकता है। ये वही येदियुरप्पा है जिन्होंने साइकिल चला चलाकर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन लोकायुक्त की जांच में दोषी पाए जाने पर इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस इस्तीफे को मनाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू तक के पसीने आ गए। हालांकि इस्तीफा मंजूर हुआ, जेल गए, 25 दिनों के बाद जब जेल से बाहर आए तो बीजेपी के खिलाफ बगावत छेड़ दी। लेकिन मोदी युग के दौरान फिर से बीजेपी में वो चले आए, सांसद बने, फिर मुख्यमंत्री। अब उनकी सियासत उनके बेटे संभाल रहे हैं, जो कि कर्नाटक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कर्नाटक के ही मुख्यमंत्री रहे जगदीश शेट्टर येदियुरप्पा के ही खास थे। येदियुरप्पा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो बागी हो गए और कांग्रेस में चले गए। चुनाव लड़ा, कांग्रेस की लहर में भी वो हार गए। मजबूरी में कांग्रेस ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना रखा है। जाहिर है कि बगावत का कुछ खास असर जगदीश शेट्टर पर नहीं हुआ। कुछ यही हाल रहा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मदन लाल खुराना का। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मदन लाल खुराना को वाजपेयी सरकार ने मंत्री भी बनाया था, लेकिन वो बार बार केंद्रीय नेतृत्व और खास तौर से बीजेपी के अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ बागी तेवर अपनाते रहे। नतीजा यह हुआ कि उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। हालांकि बीजेपी में वापस भी हैं आए, लेकिन तेवर वैसे ही रहे। दूसरी बार फिर से बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, फिर राजनीति में उनकी कभी वापसी नहीं हो पाई। अब ये बगावत की जितनी भी कहानी है सिर्फ किताबों में दर्ज नहीं है। ये तमाम सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में हैं या राजनीति कर रहे हैं, वो तमाम सारे नेता इन कहानियों को अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने राजनीति की सीढ़ियां एक एक करके चढ़ी है। अब बात चाहे शिवराज सिंह चौहान की हो या वसुंधरा राजे की हो या फिर रमन सिंह की हो, उन्हें पता है कि बीजेपी से बगावत करने वालों को कुछ हासिल नहीं होता है। हां, अगर बीजेपी के साथ रहे तो हो सकता है कि सांसद बनने के चांसेस बढ़ जाएं, केंद्रीय मंत्री बने या किसी प्रदेश के राज्यपाल बनने के अवसर मिल सकते हैं। उनके पास हमेशा बने रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप इस चैनल पर अगर नए हैं न्यूज वाला पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें और ऐसे एनालिसिस के लिए प्यार ऐसा ही बनाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।